चलो अब जो अगला चीज पढ़ना है ना वो क्या है, ध्यान से सुनना। हम किसका थियरी पढ़ रहे थे बच्चा? हर्शे और चेस का। चलो, हर्शे और चेस ने ये साबित कर दिया कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यही वो पदार्थ है जो अगली पीढ़ी में जाएगा, अगली पीढ़ी को कैसा दिखाएगा? पिछले वाले पीढ़ी के जैसा दिखाएगा लक्षणों को। तो कुल मिलाजुलाकर हमने जो आनुवांशिक पदार्थ की खोज की वो कौन है? डीएनए। ठीक है, अब यहीं से ना एक सवाल खटक गया हर्शे और चेस को। क्या खटका वो समझिएगा जरा, कि भाई एक कोई जीव है, कोई एक कोशिका है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या मिल रहा है? इसका डीएनए मिल रहा है। ठीक है, अब इसने क्या करना है भाई? तो अगले पीढ़ी को लेकर के आना है इसको। ये F1 है, अब ये क्या करेगा? अगले पीढ़ी को लेकर आएगा, यानी कि F2 को लेकर आएगा। F2 की संख्या क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि इसी से क्या हो रहा है? इसका निर्माण हो रहा है। तो ये हो गए दोनों के दोनों हमारे लिए कौन? F2 हो गए। तो एक डीएनए यहां भी दिख रहा है और एक डीएनए यहां भी दिख रहा है। आज आपके पीछे कितनी संख्या थी? एक ही डीएनए था, यहां पर 2 डीएनए दिख रहा। तो सवाल यहीं से आया कि भाई एक डीएनए तो इसमें चलो पुराना वाला हो सकता है और एक डीएनए क्या होगा? नया वाला होगा, ऐसा अभी लगता है। लेकिन ऐसा हर्शे और चेस ने नहीं सोचा। हर्शे और चेस ने क्या सोचा कि भाई जो ये पुराना वाला डीएनए है, इस पुराने वाले डीएनए का ना दोनों धागा अलग हुआ होगा। ठीक है, ये जो अभी तक जुड़े हुए थे दोनों एक साथ, ये अलग हुए होंगे। अब कुछ तो ऐसा हुआ होगा जहां पर क्या बने होंगे? फिर नए धागे बने होंगे इस तरीके से। अब कितने बन गए? 2 डीएनए। एक डीएनए एक कोशिका में, दूसरा डीएनए दूसरी कोशिका में। कह तो दिया कि भाई इस नई कोशिका में आधा डीएनए नया वाला होगा और आधा डीएनए पुराना वाला होगा, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन साबित नहीं कर पाए हर्शे और चेस। तो ये विचार किसने प्रकट किया था? तो याद रखिएगा कि ये विचार भी किसका था? हर्शे और चेस का ही था, कि जो अगले पीढ़ी में जो नया डीएनए बन रहा है उस नए डीएनए में आधा डीएनए पुराने का होगा और आधा डीएनए नए का होगा। इस बात को हम कहते हैं अर्ध संरक्षण या अर्ध संरक्षी। अर्ध संरक्षी कि अभी भी इस डीएनए में आधा डीएनए पुराना वाला सुरक्षित है, संरक्षित है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध संरक्षी, और इंग्लिश में कहते हैं इसको सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई जो डीएनए होते हैं वो डीएनए कैसे होते हैं? सेमी कंजर्वेटिव होते हैं, अर्ध संरक्षी होते हैं। विचार तो डाल दिया इन्होंने, सबको बताया भी, लेकिन यहाँ पे कोई भी बात यदि हम कहते हैं उसको साबित करना पड़ता है। बिठा दे ये। चलिए, टॉपिक क्या है हमारा? डीएनए की प्रतिकृति। अब प्रतिकृति माने याद रखिएगा रेप्लिकेशन। ठीक है, अब डीएनए की प्रतिकृति, इसका मतलब क्या होता है बाबू? तो देखो सीधा सीधा, एक डीएनए है हमारे पास। अब इस डीएनए से क्या करना है? 2 डीएनए बनाना। जिसमें एक धागा नया और दूसरा धागा पुराना होने वाला है। इसी बात को तो समझना है। ठीक है, अब ये होता कैसा है? ये बात विचार दे दिए थे कौन? हर्शे और चेस। कैसा होता है ये? अर्ध संरक्षी होता है।
सेमी कंजर्वेटिव है ये। कैसे, देखिए सबसे पहला यहां पे क्या हुआ, देखो डीएनए की संख्या बढ़ी है क्या? तो सबसे पहला बच्चा बात याद रख लीजिएगा कि डीएनए की संख्या बढ़ना या डीएनए में क्या होना, प्रतिकृति होना, ये कौन सी अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा एस अवस्था में। अब ये एस अवस्था क्या है? तो ये एक कोशिका चक्र की अवस्था है। जब हम लोग कोशिका पढ़ रहे थे तो कोशिका पढ़ने के दौरान एक चक्र पढ़ना है, कोशिका चक्र। और ये जो कोशिका चक्र है ये कोशिका का जीवन चक्र है। जैसे हमारा जीवन चक्र होता है कि बचपन की एक उम्र होती है हमारा जन्म हुआ, फिर 10 से 12 की उम्र तक क्या है, बचपन का उम्र है। 12 के बाद कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, वयस्क होने लगते हैं, मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद 18-20 तक हम एडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद फिर अपना कुछ जीवन बिताते हैं, फिर किस में चले जाते हैं, वृद्धा अवस्था में चले जाते हैं। अच्छा, वृद्धावस्था जाने से पहले अगर हम जब वयस्क हो गए तो फिर क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं वृद्धावस्था में, फिर फाइनली डेथ। तो ये पूरा हमारा जीवन चक्र है। वैसे ही एक कोशिका का भी क्या होता है, अपना जीवन चक्र होता है कि एक कोशिका का अभी जन्म हुआ, आकार में छोटी है, ठीक है। ये यहां से लेकर के यहां तक पूरी की पूरी अवस्था कहलाती है बच्चा वृद्धि अवस्था। यानी कि कुछ ना कुछ वृद्धि होने वाला है। अब कैसे कैसे, ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो चक्र का पहला अवस्था है उसको बोलते हैं G1, ठीक है। तो जो कोशिका का अभी जन्म हुआ है, जब तक वो कुछ समय अपना जीवन तक बिताएगी तो जीवन पार करते करते इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि जीवन में याद रख लीजिएगा केवल और केवल आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरी अवस्था आती है एस अवस्था। इस एस अवस्था में जब तक कोशिका रहेगी और इस अवस्था को पार कर जाएगी, इस बीच में क्या होता है, तो याद रखना क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कोशिका विभाजन कराने वाले हैं। यानी कि एक कोशिका है, इसके अंदर एक डीएनए है और ये क्या करेगी, तो 2 कोशिका को जन्म देगी। और 2 कोशिका को जन्म देगी तो दोनों में डीएनए भेजना पड़ेगा ना। तो दोनों में डीएनए भेजने से पहले क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये कोशिका को तैयार होना पड़ेगा। अब ऐसा सोचो कि मनुष्य का बच्चा जो है मतलब कि आज जन्म लिया और कल ही अपने बच्चे को पैदा कर देगा, वो कभी संभव नहीं है। पहले उसको क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। तो वैसे ही ये जो छोटी सी कोशिका है ना, ये आगे चल करके 2 कोशिका को जन्म तो देगी, लेकिन इससे पहले इस छोटी सी कोशिका को क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। और यहां से देखो, यहां तक में क्या लिखा है, वृद्धि अवस्था, यही इसकी तैयार होने की अवस्था है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, इसने अपना आकार बड़ा कर लिया, वृद्धि कर लिया। दूसरा अब क्या करेगा, रेप्लिकेशन, यानी कि अपने ही अंदर अब एक से क्या करेगा, 2 डीएनए बनाएगा, क्योंकि 2 कोशिका में भेजना है, ठीक है। उसके बाद ये होता है G2 को हम कहते हैं ना कि भैया ये कैसी अवस्था है जिसमें बनेंगे कुछ खास किस्म के प्रोटीन, और ये प्रोटीन मदद कराएंगे क्या काम को करने के लिए, कोशिका विभाजन करने के लिए मदद करेंगे। यानी कि एक ऐसी कोशिका जो G1, S और G2 तीनों को पार कर चुकी है, अब फाइनली ये कोशिका ऐसी हो गई है ना कि अब ये विभाजन कर सकती है। तो विभाजन कर सकती है, इसलिए अब ऐसी कोशिका को नाम देते हैं मातृ कोशिका। भाई जन्म देने का काम किसका होता है, माँ का होता है ना। अब मातृ माने माँ, यानी कि एक ऐसी कोशिका जो अब माँ के समान है, अब ये अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। उसके बाद की जो अवस्था है इसको कहते हैं बच्चा कैरियोकाइनेसिस, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। अब ये सब कुछ जो डीएनए होता है किसमें होता है, केंद्रक में होता है। तो अभी तक इसमें एक केंद्रक था, अब क्या हो जाएगा, 2 केंद्रक। कब, जब इस केंद्रक विभाजन की अवस्था को पार कर लिया जाएगा तब हो गए 2 केंद्रक। उसके बाद ये अवस्था को कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। अब यहां पर जो कोशिका द्रव्य मिल रहा है, इस कोशिका द्रव्य को भी क्या कर दिया जाएगा, 2 भाग में बांट दिया जाएगा। अंत में अब क्या हो गया, देखो ये 2 केंद्रक, इसका कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ ऐसे मुड़ने लगेगा, ऐसे।
धीरे धीरे दब करके क्या कर देगा, 2 कोशिका का निर्माण कर देगा। एक डीएनए इस केंद्रक में है और एक डीएनए इस केंद्रक में, हो गया ना, ठीक है। तो सीधा सीधा हमें बस यही बात का ध्यान रखना है कि जो रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होता है, तो कोशिका का जो जीवन चक्र होता है ना, उस जीवन चक्र में एक अवस्था आती है, कौन सी, एस अवस्था। इसी एस अवस्था के दौरान क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृति होता है। बात समझ में आया? ये कोशिका चक्र जो है कोशिका के चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने, और मानव जनन में भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पढ़ाया था। चले यहां तक की बात क्लियर हो गई कि एस अवस्था में क्या होता है भाई, तो डीएनए का प्रतिकृति होने वाला है। दूसरा बिंदु, कैसे होते हैं ये, अर्ध संरक्षी होते हैं, यानी कि जब भी प्रतिकृति होगा इसके लिए जो विधि होगा वो कैसा होगा, अर्ध संरक्षी प्रकार का होगा। स्क्रीन एरिया से आउट नहीं है, जरा चेक करना एक बार। आ रहा है ना, चल ठीक। तीसरा बिंदु, अब देखना, ये डीएनए की प्रतिकृति अर्ध संरक्षी है, इस बारे में किसने बताया था, तो मिशेल्सन और एस्टॉल ने बताया था। मिशेल्सन और एस्टॉल, मिटाएं इसको। चलिए इनकी थियरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, बस खत्म हो पाएगा। तुरंत हल्ला करोगे तुम ही की सर, टाइम। चलो आगे देखो, अब साबित करना है हमें, कौन साबित करने वाला है, मिशेल्सन और एस्टॉल। क्या क्या चीज इन्होंने प्रयोग में लिया था, पहले हम उन सब चीजों की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने प्रयोग में किसका इस्तेमाल लिया है, ई कोलाई का, ठीक है। ई कोलाई, इशरिचिया कोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है। नाम को एकदम गांठ मार लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल जो भी किया जाता है किस पर किया जाता है, ई कोलाई पर, और दूसरा कोई है तो वो है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो तीसरा बिंदु भी, चौथा बिंदु याद रखिएगा, किस पर काम किया था इन्होंने, ई कोलाई पर, ठीक है। अब एक बात जरा मुझे बताना, ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं जैसे ही लिखता हूं नाइट्रोजन, ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या ये नाइट्रोजन हमारे अंदर है तो कहां पर है, क्या नाइट्रोजन हमारे अंदर है, कहां पर है, डीएनए में। और बिल्कुल बच्चा, हमारे अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है। यहां पे सीधा सीधा मैं लिखता हूं कि भाई संसार में मिलने वाले प्रत्येक जीव में क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। कौन सा नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन के भी समस्थानिक होंगे, जैसे फॉस्फेट के समस्थानिक थे, है ना, सल्फर के समस्थानिक थे। समस्थानिक का मतलब परमाणु संख्या समान होना, परमाणु भार विभिन्न होना, अलग अलग होना, क्या कहलाता है, समस्थानिक। पीछे बॉयज क्या कर रहे हैं बाबू, इधर ध्यान दो बबुआ, सब उड़ जाएगा, रखल सब भुला जाओगे। चलो, तो नाइट्रोजन क्या मिल रहा है, प्रत्येक जीव में मिल रहा है। अब कौन से प्रकार का, तो नाइट्रोजन के भी क्या है, बहुत से समस्थानिक है, जैसे नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, ठीक है। इन दोनों समस्थानिकों का प्रयोग करेंगे कौन, मिशेल्सन और एस्टॉल, अपने थियरी को साबित करने के लिए कि डीएनए की प्रतिकृति जो है कैसी है, अर्ध संरक्षी है। अभी नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 कैसे हैं, तो याद रखिएगा ये नॉन रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव। तो जब रेडियो एक्टिव है नहीं है तो इसका प्रयोग काहे कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर, N14 जो होगा ये वजन में हल्का होगा, N15 वजन में भारी होगा। कितना भारी, एकदम इतनी सा भारी होगा, तनी सा खाली एकदम, समझे। माने ये आपस में
इनकी तुलना करेंगे, N14 हल्का होगा, N15 भारी होगा किसकी अपेक्षा, N14 की अपेक्षा, लेकिन इतना भारी या इतना हल्का नहीं होगा कि आप तुरंत अंदाजा लगा लें। बात समझे? हाँ, समस्थानिक में इनका अणुभार जो है उस हिसाब से हमने कह दिया कि ये भारी है और दूसरा वाला क्या है, हल्का। एक एक पॉइंट दिमाग में रखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला बिंदु क्या करना है भाई, तो प्रत्येक जीव में क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। दूसरा हमने कहा कि भाई मिचेल्सन और स्टॉल ने अपने प्रयोग में नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 के समस्थानिक का इस्तेमाल किया था। क्यों किया था भाई, क्योंकि ये कैसे होते हैं, तीसरा बिंदु नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। इससे फायदा क्या है, आगे चलते हैं। तो जो नाइट्रोजन 14 होता है चौथे नंबर पे याद रखिएगा, ये वजन में हल्का होता है, और नाइट्रोजन 15 जो होता है पांचवें नंबर बिंदु में, ये क्या होता है, भारी होता है। और छठा नंबर बिंदु याद रखिएगा कि प्रत्येक जीव में जो ये नाइट्रोजन मिल रहा है वो कौन मिलता है, नाइट्रोजन 14 मिलता है, नाइट्रोजन 15 किसी भी जीव में नहीं मिलता। बात समझ में आया? क्या क्या बिंदु हुआ, खत्म करना है इसको तो करो। यही सब बेसिक है। ये अगर तुमको छूटा दिमाग से आउट हुआ ना, आगे थियरी नहीं समझ में आएगा, तब चिचियाओगे कि सर समझ में नहीं आया। बिटा रे बाबू ध्यान दीजिएगा अब इधर। अब इनकी थियरी को ना समझने से पहले तनिक एक बात ध्यान देना इधर, कि हमने कहा कि भाई हमारे पास जितने भी जीव हैं उन जीवों के अंदर क्या मिल रहे हैं, डीएनए मिल रहे हैं। इस डीएनए में क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 14। यहां भी क्या मिलेगा, नाइट्रोजन 14। यानी कि दोनों के दोनों धागों पर कौन सा नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन 14। 15 नहीं मिलता है किसी भी जीव में। हाँ, 15 मार्केट में मिलता है, हम चाहें तो 15 से डीएनए बनवा सकते हैं, ठीक है। कैसे, वो आगे देखते हैं। नींद आ रहा बच्चिया, कैसे करती हो तू लोग की नींद आ जाता है जी क्लास में। अब सोचो एक डीएनए हमारे पास ऐसा है जिसमें क्या है, नाइट्रोजन 14, और एक डीएनए हम ऐसा तैयार कर रहे हैं, कैसे तैयार करेंगे वो बाद में देखेंगे, जिसमें जो नाइट्रोजन मिल रहा है वो हमने तैयार कर रखा है नाइट्रोजन 15, ठीक है। यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे 15 आ गया, हम डाल के बनवा सकते हैं, पता है ना, कि किसी एक ऐसे माध्यम में उस डीएनए को डाल देंगे और उस माध्यम में क्या डाल देंगे, नाइट्रोजन 15 डाल देंगे, तो अगली बार जो रेप्लिकेशन करेगा, जो डीएनए बनाएगा, तो उस पोषण के रूप में किसको ले लेगा, नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन में क्या डाला है हमने, नाइट्रोजन 15, तो क्या ले लेगा, नाइट्रोजन 15। जो अगला डीएनए बनाएगा उसमें क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक डीएनए ऐसा ले लिया जो नाइट्रोजन 15 है, एक डीएनए ऐसा लिया जो नाइट्रोजन 14 है, डाल दिया इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया एक माध्यम, और हमें पता है कि माध्यम के रूप में क्या लेंगे हम, जल। चलो माध्यम के रूप में ले लिया किसको, जल को। उसके बाद ये वाले डीएनए को उठाया, इसमें डाल दिया, इस वाले डीएनए को भी उठाया, इसमें डाल दिया, ठीक है। यानी कि हमने नाइट्रोजन 14 वाला और दूसरा नाइट्रोजन 15 वाला दोनों को एक साथ में डाल दिया, ठीक है। दोनों अभी एक ही लेवल पर है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, तो इसका अपकेंद्रण करना है हमको। अपकेंद्रण यदि हम कर देंगे तो अपकेंद्रण पता है किस आधार पर होता है ना, भार के आधार पर होता है अपकेंद्रण। यानी कि जो मशीन में आप घुमा रहे होते हैं गोल गोल, जो भारी होगा वो अलग हो जाएगा, जो हल्का होगा वो भी अलग हो जाएगा। जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर रह जाएगा। यही तो है अपकेंद्रण का जो सिद्धांत है। इसको गोल 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 घुमाया गया, तो घुमाने के पश्चात क्या होगा कि ये जो N14 है ये ज्यादा भारी नहीं है, एकदम तनी सा भारी है, थोड़ा सा, तो हो सकता है कि इसके आसे पास में दिखाई दे। तो हम ये चीज क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन इसमें भारी है और कौन इसमें हल्का है, ठीक है। तो इसके लिए आपके मिचेल्सन और स्टॉल ने क्या किया था, इस माध्यम को बदल दिया था। बोला ये जल में तो क्लियर नहीं हो पाएगा। अरे हाँ बाबू, तो क्या हो गया, हम तो क्या बोले हैं कि ऐसा हूँ ज्यादा भारी नहीं है, जल में हम पता नहीं कर सकते हैं। लो ना बाबू लो, तनी सा ऊपर दिखा देते हैं, हो गया खुश है।
हो गया। देखिए, तो इस माध्यम में ना हम पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाते हैं कि इसमें कौन भारी है और कौन हल्का है। इसके लिए मिशेल्सन और स्टॉल ने इस माध्यम को बदल दिया। जहां पे जल ले रहे थे माध्यम की जगह पे, यहां पे हम ऐसी चीज लेंगे जिसमें प्रवणता में अंतर होगा। प्रवणता मतलब कितने लोग समझते हैं? बतियाते रहो बचिया सब पीछे, एक दूसरे का शकल देखते रहो, कब ही पार हो जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। प्रवणता, हालांकि इतने समझदार होते हैं लोग कि हम जब कहते हैं तो समझ जाते हैं कि नहीं हम ही को कहे हैं सर, बट इतनी समझदारी नहीं है कि बातें नहीं करनी चाहिए। प्रवणता लोग समझते हो? प्रवणता का मतलब होता है बच्चा आयतन में डिफरेंस होना, सॉरी आयतन नहीं, घनत्व में डिफरेंस होना, घनत्व में अंतर होना, यही कहलाता है प्रवणता। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा वहां समझिएगा। फिलहाल समझने का मतलब क्या है कि प्रवणता का मतलब क्या है। यहाँ पे तो एक ही तरल होगा, उसमें घनत्व की बात करेंगे तो कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। इस आधार पर उन्होंने लिया था, किसने? मिशेल्सन और स्टॉल ने माध्यम के रूप में लिया था सीजियम क्लोराइड को, CaCl, ठीक है, CaCl, सीजियम क्लोराइड। अब यहां पर सीजियम क्लोराइड की प्रवणता जो होती है ना, कुछ हद तक ऐसी होती है जिसमें अंतर कर पाते हैं कि कहीं पर घनत्व ज्यादा होगा कहीं पर घनत्व कम होगा, ठीक है। अब देखो कि हमने माध्यम बदल दिया, अब माध्यम बदल दिया तो देखो क्या हो जाएगा। यहां पे इस माध्यम को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस माध्यम का जो घनत्व है नीचे की तरफ ज्यादा है और ऊपर की तरफ कम है, देखो, ठीक है, और नीचे की तरफ इसका घनत्व ज्यादा है। तो जब भी ज्यादा घनत्व में कोई भारी चीज चला जाएगा वो नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। अब सेम कहानी, इन दोनों को उठा करके डाल देंगे, दोनों को उठा करके इसमें डाला, एक कौन था? नाइट्रोजन 14, एक कौन था? नाइट्रोजन 15। जब दोनों को उठा के डालेंगे और फिर क्या किया जाएगा? अपकेंद्रण किया जाएगा। तो अपकेंद्रण करेंगे तो भारी कहां चला जाएगा? जहां पे प्रवणता ज्यादा होगी, जहां पर घनत्व ज्यादा होगा वहां पर कौन चला जाएगा? भारी वाला। और जहां पे घनत्व कम होगा वहां पर कौन चला जाएगा? हल्का वाला चला जाएगा। तो हल्का वाला रह गया ऊपर, देख बचिया, ठीक है ना आपकी बात? यही भारी वाला नीचे चला गया। चल, इस तरीके से मतलब कि ऐसा ही काम करेंगे कौन? मिशेल्सन और स्टॉल। अभी तो हम उनकी थियरी स्टार्ट नहीं किए, बस हम अपने से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि होगा क्या। जो हल्का होगा वो ऊपर, जो भारी होगा वो नीचे। लेकिन माध्यम क्या? सीजियम क्लोराइड, क्योंकि इसकी प्रवणता में ज्यादा से ज्यादा अंतर होता है, जल की प्रवणता में ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए हम ज्यादा दूरी नहीं देख पाएंगे इनके बीच में। हमको क्या करना है? क्लियर करना है कि कौन हल्का कौन भारी। ये तो एक ये हो गया। अच्छा ये सोचो कि अगर प्रतिकृति करें, छोड़ो प्रतिकृति काहे के लिए, एक नंबर इसको देते हैं, दूसरे नंबर इसको, एक तीसरा नंबर वाला और डीएनए तैयार करते हैं। समझ में आया क्या किया? एक है इसमें नाइट्रोजन 14 और दूसरा है नाइट्रोजन 15। अच्छा ये बताओ ये कैसा होगा? हल्का होगा क्या? ये कैसा होगा? भारी होगा। ये कैसा है? मिक्स है, ठीक है। यानी कि हम इसको बोलेंगे संकर क्रॉस। जब दोनों का मिक्सिंग होता है तो क्या बोलते हैं? संकर। मेल्डर साहब का टॉपिक याद है कि जब एक की क्रॉसिंग दूसरे से कराई थी तो जो बना था उसको क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं। तो ये क्या है? इन दोनों का संकर है। अगर इसको भी उठा के इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बीच में अटका हुआ दिखाई देगा। बात समझे? ये कहां पर मिलेगा? बीच में, ऐसे। जो सबसे ज्यादा भारी वो नीचे, जो कम भारी वो बीच में, और जो सबसे हल्का वो ऊपर। अगर हम इसको कुछ ऐसे एरो देना चाहें तो सबसे भारी ये वाला हो जाएगा, इससे कम भारी ये वाला,
इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये वाला भारी और ये वाला हल्का हो जाएगा। एक तुलना दिख रहा है हमको तीनों में, ठीक है। चल यहां तक की कहानी दिमाग में रख लो, क्लियर है यहां तक? मिटाएं इसको। चलिए अब क्या करना है भाई, जार माध्यम, और इस माध्यम में क्या डालना है, हमें डालना है नाइट्रोजन 15, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन 15 डालेंगे कैसे? क्या केवल नाइट्रोजन 15 के रूप में मार्केट में मिलेगा? नहीं, तो ये मिलेगा एक रूप में, और उस रूप का नाम है अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया है ना NH4, अमोनियम है, चलो अमोनियम क्लोराइड। अब इस अमोनियम क्लोराइड में देखो नाइट्रोजन है क्या? देखो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन है, और यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है ये कौन सा नाइट्रोजन होगा? नाइट्रोजन 50। तो हमने इस माध्यम में क्या डाल दिया? NH4Cl, जिसमें ये जो N है जो नाइट्रोजन है वो कैसा है? नाइट्रोजन 15 वाला है। डन है यहाँ तक? चलो अब हमने डाल दिया अंदर किसको? ई कोलाई को। बोला था ना किसका उपयोग लेने वाले हैं? ई कोलाई का। इशरिचिया कोलाई ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होगा इसका, चलो अब इसके डीएनए में कौन मिल रहा होगा? नाइट्रोजन 14 की 15 क्या मिल रहा होगा जी? 14। इसके डीएनए में कैसा होगा? नाइट्रोजन 14 होगा, क्योंकि अभी पहले ही बोला था कि सारे के सारे जीव में कैसा होता है? नाइट्रोजन 14। तो ये बैक्टीरिया जीव है ना, वायरस कोई जीव नहीं है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो उसके खुद का डीएनए होगा उसके डीएनए में कौन मिलेगा? नाइट्रोजन 14। लेकिन हमने इसके माध्यम में क्या डाल दिया? 15 वाला डाल दिया है, ठीक है। और हमें कुछ देर पहले आपको लिखा था कि कोई भी कोशिका जो है वो क्या करती है? एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन करती है। वहां पे एगो बिंदु जोड़ लीजिएगा, कोई भी कोशिका नहीं, कोई भी जीव नहीं, वहां पे लिखिएगा यूकैरियोटिक, लिखो। अभी जहां पे लिखा है आप लोगों ने, आज नहीं लिखा है तो दिमाग में डाल लीजिएगा। जहां पे हमने कहा था ना कि एस अवस्था में होता है रेप्लिकेशन, तो ये अवस्था में रेप्लिकेशन किसमें होता है? यूकैरियोटिक जीव में होता है। प्रोकैरियोटिक में ये G1 SG2 कुछ नहीं होता है। यूकैरियोटिक का कोशिका विभाजन का कोशिका चक्र है, जबकि प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन का कोई चक्र नहीं होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक के विभाजन में G1, S, G2, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस ये सब कुछ आता है, जबकि आपके प्रोकैरियोटिक में ये सब कुछ चीजें नहीं आती है। ना G1 आता है, ना S आता है, ना G2, ना कैरियोकाइनेसिस, ना ही साइटोकाइनेसिस। तो वो कैसे करते हैं भाई? देखो, एक यूकैरियोटिक होगा तो वो कोशिका होगी, केंद्रक होगा, कोशिका द्रव्य होगा, उसके कोशिकांग होंगे, ठीक है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होगा? नहीं होगा। क्या होगा? खाली कोशिका द्रव्य होगा, कोशिकांग होगा? नहीं होगा। और क्या होगा? इसका डीएनए होगा, ऐसे, ठीक है। तो इसको विभाजन कराने के लिए कोशिका चक्र है, इसको विभाजन कराने के लिए कोई चक्र नहीं है। ये क्या करता है? सीधा का सीधा विखंडन करता है। विखंडन, विखंडन माने टूटना, ठीक है। अब ये दो टुकड़ा में विखंडन होगा तो क्या कहेंगे? द्विखंडन। दो से ज्यादा होगा तो बहुविखंडन कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे रेप्लिकेशन होता है? इसमें रेप्लिकेशन कैसे होगा? इसके अंदर एगो डीएनए है, जब ये कोशिका किसमें जाएगा? इस अवस्था में, तो क्या हो जाएगा? एगो से दोगो हो जाएगा। इसमें कैसे होगा? जब इसमें G1 SG2 है ही नहीं है तो इसमें कैसे होता है कि विखंडन से पहले ये क्या कर लेता है? दो डीएनए बना लेता है ऐसे, और उसके बाद क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा। इसमें कोई चक्र नहीं आता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या होता है? चक्र के अनुसार इस अवस्था में रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब उसके साथ साथ एक बात और भी आपको बता रखी है कि नॉर्मली अगर मैं सामान्य मनुष्य की कोशिका की बात करूंगा तो एक कोशिका से दो कोशिका बनने में समय कितना लगता है? 24 घंटा का समय लगता है, जिसमें से 23 घंटा वृद्धि करता है और 1 घंटे में विभाजन करता है, ठीक है। वैसे ही याद रख लीजिएगा कि जो आपका ई कोलाई है ये 1 से 2 कोशिका बनने में मात्र 20 मिनट का समय लगता है इसको।
ठीक है, यानी कि अगले 20 मिनट में ये क्या कर लेगा, 1 से 2 कोशिका बन जाएगा, अर्थात 1 से 2 डीएनए बन जाएगा। बात समझ में आया? 1 से 2 कोशिका बन गया। मान लो कि ये 1 कोशिका है, ये 1 से 2 कोशिका बनेगा, तो बनने से पहले क्या करेगा, अपनी डीएनए की संख्या बढ़ाएगा क्या? तो उसी 20 मिनट में अपनी डीएनए की संख्या क्या कर देगा, 2 कर देगा। और फिर बाद में क्या कर देगा, 2 कोशिका बना देगा, एक डीएनए एक कोशिका में, दूसरा डीएनए दूसरी कोशिका। ठीक है यहां तक की कहानी। अब इस माध्यम में आपने क्या डाल रखा है भाई, अमोनियम क्लोराइड डाल रखा है। इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कौन सा है, नाइट्रोजन 15 है, और इसमें जो डीएनए मिल रहा है, इसके डीएनए में नाइट्रोजन कैसा है, 14। ठीक है, अब क्या कराना है भाई हमको, तो इसमें पोषण दे दिया है, ये क्या करेगा, पोषण को अवशोषित करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक प्रकार का पोषक तत्व है, इसलिए अवशोषित किया। अब अवशोषित करेगा तो क्या बनाएगा, कैसा बनाएगा, अपनी संख्या क्या करेगा, अंदर बढ़ाएगा डीएनए की संख्या को। ठीक है, अब जब डीएनए की संख्या को बढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं मिशेल्सन और स्टॉल, तो टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को बाहर निकाला जाएगा, और इस बैक्टीरिया का क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले, अध्ययन करने वाले। मिटाएं क्या इसको, देखिए टेस्ट ट्यूब, इसमें माध्यम, माध्यम कौन, सीजियम क्लोराइड ना, क्योंकि जल में पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये थोड़े बहुत ही हल्के और भारी होते हैं। इसमें जो माध्यम है हमारे पास, वो माध्यम कौन है, सीजियम क्लोराइड है। ठीक है, अब हमने अपने द्वारा बनाए हुए ई कोलाई के अंदर जो डीएनए थे उसको उठाया और इसके अंदर डाल दिया, तो क्या पता चल रहा है, देखो कुछ ऐसे जो ऊपर मिल रहे हैं, कुछ ऐसे जो नीचे मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे जो बीच में मिल रहे हैं। बात समझ में आया? कुछ ऐसे बने हैं जो ऊपर मिल रहे हैं, कुछ ऐसे जो बीच में, और कुछ ऐसे जो सबसे नीचे। सबसे ऊपर वाला कौन होगा बबुआ, नाइट्रोजन 14 वाला है ना। इसका दोनों का दोनों धागा में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन 14 का होगा, सबसे ज्यादा हल्का होगा। जो सबसे जो नीचे मिल रहा है वो कौन होगा, नाइट्रोजन 15 होगा, और जो बीच में मिल रहा है का होगा नाइट्रोजन 40 के साथ नाइट्रोजन 15 भी होगा। यहां से हम तो कह दिया कि चलो भाई साबित हो गया कि डीएनए अर्ध संरक्षी है। कितने लोगों को ये साबित समझ में आया? चलो अब इसके पीछे की कुछ कहानी बाकी है, वो खत्म कर लें आज। चलो यहां तक में हम लोग रखते हैं कि कुछ ऐसे डीएनए हैं जो ऊपर मिल रहे हैं, कुछ ऐसे जो बीच में मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे जो सबसे नीचे। आखिर यहां से कैसे साबित हो गया कि डीएनए जो है अर्ध संरक्षी है, जो नया डीएनए बना है उसका कुछ हिस्सा नया है, कुछ हिस्सा पुराना है। इस बात को आगे साबित करेंगे। ठीक है, पढ़िएगा इसको।